इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी डेफिनेशन, अर्थशास्त्र की दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबिन्स ने न सिर्फ भौतिकवादी परिभाषाओं यानी कि मार्शल के कल्याण संबंधी परिभाषा की आलोचना ही की, बल्कि अपने नए विचारों का उन्होंने प्रतिपादन भी किया। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को पूर्णतया नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उनके इस नए दृष्टिकोण ने अर्थशास्त्रियों में उथल पुथल मचा दिया। इस नए दृष्टिकोण को अनेक नए नए नाम दिए गए, जैसे ऑटोनिज्म, पोजिशनिज्म, न्यू ऑस्ट्रियन थ्योरी इत्यादि। रॉबिन्स अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं? रॉबिन्स अपनी परिभाषा में कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के बीच पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। यानी कि अर्थशास्त्र क्या करता है? मनुष्य मात्र के क्रियाकलापों का, मनुष्य मात्र के कार्यों का वह अध्ययन है जो उसकी अनंत आवश्यकताओं, सीमित साधनों और उन साधनों के विभिन्न उपयोगों पर खर्च का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों और उन साधनों के विभिन्न उपयोगों पर खर्च का अध्ययन करता है। जैसे मान लो कि खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उस पर कई तरह के उपयोग किए जा सकते हैं। खेती की जा सकती है, दुकान बनाया जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है, स्कूल खोला जा सकता है, यानी कि उसके कई उपयोग हो सकते हैं। इन्हीं उपयोगों में से हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका सही उपयोग करना ही आर्थिक दृष्टि से समस्या का समाधान होगा। विकस्टेड और स्टिगलर भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने रॉबिन्स की तरह ही सीमित साधनों पर जोर दिया है। विकस्टेड कहते हैं, अर्थशास्त्र उन नियमों का अध्ययन करता है जिसके द्वारा समुदाय के साधनों को इस प्रकार नियमन एवं प्रशासित किया जाए कि समुदाय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी अपव्यय के, बिना किसी बर्बादी के संभव हो सके। अब रॉबिन्स की परिभाषा को जब हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इन परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, हमारी ज़रूरतें अनंत हैं, बहुत सारी हैं, जिसका कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं हम। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे ही एक आवश्यकता पूर्ण होती है, दूसरी खड़ी होती है। जैसे ही दूसरी पूरी होती है, तीसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। यानी कि हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं है। यह अनवरत रूप से चलता रहता है। और इसी परिभाषा से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। साधन यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मात्रा में इन साधनों की मांग है उसकी तुलना में इनकी उपलब्धता कम है। जो वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है उसी को हम साधन कहते हैं। साधन किसे कहते हैं? वो वस्तुएं जो मनुष्य की यानी हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हैं, साधन कहलाती हैं। और साधन कितने प्रकार के होते हैं? साधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक साधन और मानव निर्मित साधन। और ये दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से सीमित होते हैं। इस सर्वव्यापी आर्थिक नियम को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, W इज ग्रेटर देन R। यहाँ W यानी कि वांट्स, आवश्यकताएं, और R साधनों का सूचक है। और साधनों का आवश्यकताओं की तुलना में कम होना ही आर्थिक समस्या का कारण है। आर्थिक समस्याएं तभी उत्पन्न हो सकती हैं जब साधनें कम हो आवश्यकताओं की तुलना में। यदि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएगा। इस प्रकार से कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो अर्थशास्त्र की ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी। रॉबिन्स की परिभाषा से हमें यह भी पता चलता है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेज। उत्पादन के साधन न सिर्फ सीमित होते हैं बल्कि इनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है, अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं। जैसे ज़मीन के टुकड़े पर खेती कर सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। और इन परिभाषाओं से हमें यह भी पता चलता है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में विभिन्नता होती है। वांट्स वैरी इन दिस इंटेंसिटी। कुछ आवश्यकताएं बहुत अधिक तीव्र होती हैं, कुछ कम तीव्र होती हैं।
चूंकि साधन सीमित हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन आवश्यकताओं में से चुनाव करना पड़ता है। साथ ही साथ सीमित समय, यह भी पता चलता है, लिमिटेड टाइम। चुनाव की समस्या इस कारण भी उत्पन्न होती है कि मनुष्य के पास सीमित समय है। प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना पड़ता है कि वह अपने दिन के 24 घंटे में से कितनी देर अपने जीविकोपार्जन के कार्यों में लगाएगा, कितनी देर तक समाज सेवा का कार्य करेगा, कितनी देर तक सेल्फ डेवलपमेंट करेगा, कितनी देर तक वो कुछ पढ़ाई करेगा, कितनी देर तक वो फिल्म देखेगा। ये उसे खुद चुनना पड़ता है। आर्थिक चुनाव की समस्या से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार के अध्ययन को ही रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र कहा है। ध्यान रहे, समाज में कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो क्या करें। एक व्यक्ति स्वयं सोचता है कि वो क्या काम करे, क्रिकेट मैच देखे या काम करे या फुटबॉल खेले या मोबाइल चलाए। उत्पादक को सोचना पड़ता है कि क्या उत्पादित करें, कैसे उत्पादित करें। इसी प्रकार से एक उपभोक्ता को भी यह सोचना पड़ता है कि वह अपनी आय का कितना भाग व्यय करें, कितना भाग बचत करें। आखिर इन चुनावों का लक्ष्य क्या होता है, हम ये जानना चाहेंगे। चुनाव तो करना है, तो फिर चुनाव का लक्ष्य क्या है? आखिर क्यों कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है? ऐसे सवाल तो दिमाग में आते हैं ना। तो देखो, इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने सीमित साधनों का, जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति में इस प्रकार लगाता है कि उपलब्ध साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थात अर्थशास्त्र में उन मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिनका अधिकतम संतोष प्राप्त करने हेतु किए गए चुनावों से संबंध होता है। जैसे मान लो कि जोरों की प्यास लगी है, बाजार में खड़े हैं, हमारे पास 10 रुपए ही हैं, तो पानी ही खरीदेंगे। प्यास लगी है तो पानी खरीदेंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं, उससे भी प्यास बुझाई जा सकती है, वो थोड़ा स्वादिष्ट होता है। लेकिन हमारे पास पैसे कम है, तो कम रिसोर्सेज में हमारे पास पैसे यानी साधन कम है, 10 रुपये हैं, 10 रुपये में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा। तो अपनी स्वाद को मारकर, अपनी इच्छा को दबाकर, जो तीव्र इच्छा है उसे ही पूरा करेंगे। हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी खरीदेंगे। तो यहाँ हमने अपनी एक आर्थिक समस्या को हल कर लिया। मिल्टन फ्रीडमैन ने आर्थिक समस्या तथा टेक्निकल समस्या के अंतर को स्पष्ट किया है। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि यदि साधन सीमित न हो तो कोई समस्या होगी ही नहीं, ऐसी स्थिति निर्माण या भुक्ति की होगी। और ये भी कहते हैं कि यदि साधन सीमित हैं और साध्य केवल एक है तो साधनों के प्रयोग की समस्या टेक्नोलॉजिकल समस्या कहलाती है, तकनीकी समस्या कहलाती है। रॉबिन्स की परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अत्यधिक विकसित किया है, क्योंकि रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत केवल मनुष्य के निर्णय विधायक पहलू यानी कि चॉइस मेकिंग पहलू का अध्ययन किया गया है। मार्शल ने जहां सामाजिक व्यवहार पर जोर दिया था, रॉबिन्स ने मानव व्यवहार पर जोर दिया है। रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है, श्रेणी विभाजक नहीं है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामाजिक, असामाजिक के बंधन से मुक्त किया है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सिर्फ प्रत्येक क्रिया के चुनाव करने के पहलू का अध्ययन किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र को हम रॉबिन्स के दृष्टिकोण से चुनावों का विज्ञान भी कहते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है जो नीति शास्त्र यानी कि अच्छे या बुरे होने से कोई संबंध नहीं रखता है। यानी कि कल्याण शब्द, कल्याण भावना रॉबिन्स की परिभाषा से बाहर है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है, इसलिए इसकी परिभाषा का सार्वभौमिक प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि सभी अर्थव्यवस्थाओं, सभी देशों और सभी समस्याओं पर समान रूप से लागू होता है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक मूल्यांकन प्रक्रिया बना दिया है। जब कभी आवश्यकता या सीमित और उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, मूल्यांकन की समस्या उठ खड़ी होती है। धन के उत्पादन और वितरण की समस्या भी मूल्यांकन से जुड़ी हुई है, और जहाँ मूल्यांकन है वहाँ अर्थशास्त्र विषय है। रॉबिन्स की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। आलोचकों में प्रमुख हैं पार्सन्स, लिंडले प्रेजर, A.L. मैकफाई, बारबरा बूटन, R.W. सोटर इत्यादि। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं है।
रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का उचित अनुचित भले बुरे से कोई संबंध नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो नीति शास्त्र के क्षेत्र में पहुंच जाता है। परंतु इनके आलोचक कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध निर्जीव चीज़ों से नहीं बल्कि सजीव व्यवहार से है, इसलिए यह संभव ही नहीं है कि वह नीति शास्त्र से अलग रह सके। यहाँ पर यह भी आलोचना के रूप में कही जाती है कि साधन और साध्य शब्दों का प्रयोग स्पष्ट नहीं है। उनके आलोचक कहते हैं कि परिभाषा में प्रयुक्त साधन और साध्य शब्दों का अंतर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें एक समय में साध्य होती हैं बाद में साधन बन जाती हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र के लिए अपनी डिग्री साध्य है, पढ़ाई कर रहे एक छात्र के लिए डिग्री साध्य है, लेकिन डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद नौकरी प्राप्त करते समय यह डिग्री साधन बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानवीय कार्यों का साधन केवल एक है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, बाकी सब के सब साधन है। परंतु रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार साध्य एक नहीं अनेक है, क्योंकि एंड शब्द के स्थान पर एंड्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलोचक यह भी कहते हैं कि सीमित तथा अनेक प्रयोग शब्दों का उपयोग किया गया है। आलोचक कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा में जो दोनों शब्द प्रयुक्त हैं, सीमित और अनेक प्रयोग, इसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार परिभाषा में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आलोचक कहते हैं कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना दिया है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव पर उचित जोर नहीं दिया है। अर्थशास्त्र केवल एक विशुद्ध विज्ञान ही है, बल्कि विज्ञान ही नहीं बल्कि एक कला भी है। आलोचक कहते हैं कि अर्थशास्त्र न केवल एक विशुद्ध विज्ञान है बल्कि एक कला भी है। और रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है जिसका उद्देश्य सिद्धांत बनाना है, परंतु अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान को केवल सिद्धांत बनाने वाला नहीं बल्कि आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग करने वाला भी होना चाहिए। आलोचकों ने कहा है कि रॉबिन्स की परिभाषा का स्थैतिक दृष्टिकोण है और आर्थिक विकास की समस्या को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आलोचक ये भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एक साथ अधिक विस्तृत तथा अधिक संकीर्ण बताया है रॉबिन्स ने। अल्प विकसित देशों की समस्याओं के समाधान करने में रॉबिन्स की परिभाषा असमर्थ है, ऐसा आलोचक कहते हैं। वृद्धि और स्थिरता की समस्याओं की भी उपेक्षा की है रॉबिन्स ने, यह भी कहते हैं। तो इतनी सारी आलोचनाएं होने के बावजूद हम रॉबिन्स की परिभाषा से संबंधित दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। पहला कि रॉबिन्स की परिभाषा तार्किक है और वह अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। साथ ही आर्थिक समस्या जो मानव व्यवहार के चुनाव करने के पहलू से जुड़ा है उस पर ध्यान केंद्रित करती है। आधुनिक युग में रॉबिन्स की परिभाषा अपर्याप्त रह जाती है, क्योंकि उनकी परिभाषा के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है और वर्तमान समय में अर्थशास्त्री रोजगार, आय तथा आर्थिक विकास पर अधिक बल देते हैं। वर्तमान संदर्भ में इसे निम्नांकित रूप से परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। Economics is the study of the allocation of scarce resources and of the determinant of employment, income and economic growth. Thank you so much.